हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। तो भाई आज का ये लेक्चर हमारा आइसोमेरिज्म पे मुश्तमिल होगा और हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इन तीनों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट बेंजीन को डिस्कस करने से पहले हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें सारे टाइप्स जो हैं आइसोमेरिज्म के उनको कवर करना है। तो पहले व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट होगी। तो अब स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर एक कंपाउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि एटम्स तो उतने ही हैं, कार्बन्स जो है वो उतने ही मौजूद हैं और हाइड्रोजन भी उतने ही नंबर के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन अगर उसके अंदर अगर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ है, तो इस हिसाब से ये दोनों आइसोमर कहलाएंगे। मतलब कि इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से इनके पास कोई खास प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी और ये दो अलग अलग कंपाउंड कहला रहे होंगे। तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं और ये कंडीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब, अगर हम 3D स्पेस में देखें तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है ये हम डिस्कस करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। और 3D स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से अगर दो कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंसेस हैं फिर भी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर वो आइसोमर कहलाएंगे और ये कंडीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। अब आइसोमेरिज्म हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन के अंदर आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। बाकी भी अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म शो होती है। आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे मेन जो हमारे टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म है जिसमें दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों आइसोमेरिज्म के भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमेरिज्म आ जाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, या मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो ये सारे टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें दो टाइप्स हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन सभी को हमने डिस्कस करना है और इनके अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करना है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आते हैं तो उसमें पहली जो एग्जांपल है वो है चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनके अंदर जो कार्बन की चेन होगी उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। मतलब कि कार्बन की जो चेन है उसके अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे, डिफरेंट नंबर के एटम अलग अलग तरह से अरेंज होंगे, तो ये आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब देखें जितने भी आइसोमर होंगे उनके अंदर एक चीज़ सेम होगी कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा और इस वजह से उनके अंदर जो है वो आइसोमर कहला रहे हैं। अब इनके अंदर एग्जांपल के अंदर ब्यूटेन आ जाता है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये दो कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के आइसोमर हैं। और पेंटेन के अंदर जिसका फार्मूला है C5H12, तो इसके अंदर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीन जो है इस पेंटेन के एग्जांपल्स हैं और पेंटेन के तीन आइसोमर्स ये आपके पास हैं। और ये जो जितने भी आइसोमर हैं ये चेन आइसोमर्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब चेन आइसोमर्स कैसे बन रहे हैं तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसमें एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। अब देखें एन पेंटेन के अंदर क्या है कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो एक सीधी चेन के अंदर अरेंज हैं, एक ही चेन इनकी बन रही है जिसमें 5 कार्बन लीनियर चेन के अंदर सीक्वेंस के अंदर अरेंज है, तो ये आपके पास एन पेंटेन कहलाता है। जबकि आइसोपेंटेन के अंदर क्या होता है कि एक जो है वो 4 कार्बन एक चेन के अंदर होते हैं और पांचवा जो कार्बन होता है वो यहाँ पर अरेंज होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर, इस कार्बन के ऊपर अटैच होता है। अब देखें ये वाली जो चेन बन गई है इसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। और हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट होगी वो इसी हिसाब से होगी जहाँ पर वैकेंसी होती है, और हाइड्रोजन उतने ही लगेंगे जितने यहाँ पर एन पेंटेन के अंदर हैं। तो यहाँ पर इनका जो फार्मूला होगा वो सेम ही होगा, जो भी पेंटेन हो, एन पेंटेन हो, आइसोपेंटेन हो, कोई भी पेंटेन हो, उनका जो फार्मूला होगा वो C5H12 ही होगा। लेकिन उनके अंदर सिर्फ ये अरेंजमेंट एक डिफरेंस आ रही है कि एक कार्बन पर दो जो है वो कार्बन अटैच होंगे और उस तरह से ये कंप्लीट चेन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है जिसमें ये वाला जो कार्बन है ये आकर यहाँ पर अगर अटैच हो जाएगा तो फिर ये आइसोपेंटेन हो जाएगा। उसके बाद नियोपेंटेन के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा कार्बन होता है जिस पर ये दो जो है यहाँ पर देखें ये वाले यहाँ पर आने थे, इनका स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्कुल ही गलत बना दिया है। अब अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो ये एक ही कार्बन पर 4 और कार्बन के एटम अटैच होंगे
और ये इस तरह से, अब ये भी पेंटेन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 5 कार्बन है, लेकिन इनके अंदर यहाँ पर जो अरेंजमेंट है कार्बन की वो डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको नियो पेंटेन कहते हैं। ठीक है, तो ये एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ये तीनों पेंटेन के आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन के भी 2 चेन आइसोमर्स हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि चेन जो है वो अलग अलग तरह से अरेंज है। एक है एन ब्यूटेन, दूसरा है आइसो ब्यूटेन। अब इसमें भी इसी तरह से आता है कि यहाँ पर जो सेकेंड वाला कार्बन है उसके ऊपर एक कार्बन अटैच होगा, और यहाँ पर जो है वो ये एक प्रोपेन की चेन सेम होगी। ठीक है, तो मतलब कि एक प्रोपेन की चेन है जिसमें ये चौथा वाला जो है ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आइसो हमेशा हम उस कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं जिसमें जो एक कार्बन है वो आकर सेकेंड लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर अटैच हो जाए, ये सेकेंड लास्ट वाला है तो इसके साथ अगर अटैच हो जाए तो ये आइसो कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये देखें कि ये लास्ट है और ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट पर ये वाला कार्बन अटैच है तो ये आइसो कहलाएगा, और ये आइसोब्यूटेन एग्जाम्पल है ब्यूटेन के आइसोमर्स। इसमें आपने देखा कि सारे जो है वो चेन के अंदर कार्बन की अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से ये बन रहे थे, इसीलिए हम इनको आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन आइसोमर, जिसमें कार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन उनका जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप्स की या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की या सब्सटीट्यूएंट्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। मतलब कि अगर हम एक कार्बन की चेन बनाएं और इस चेन पर अगर हम एक जगह पर हेलोजन एटम लगा रहे हैं तो फिर ये आपके पास जो है वो मतलब कि 2 पर अगर हेलोजन लगा है तो हम इसको 2 हेलो ब्यूटेन कहेंगे। हेलो का मतलब है अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो फिर क्लोरो होगा, ब्रोमीन है तो फिर ब्रोमो होगा। तो अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 पर क्लोरीन है तो हम इसे 2 क्लोरोब्यूटेन कहेंगे। और अगर यहाँ पर यही क्लोरीन अगर 3 पे मौजूद है तो फिर हम अगर यहाँ पर ये 3 पर मौजूद होगा या फिर सॉरी 1 पर अगर मौजूद होगा तो फिर हम इसको कहेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 कंपाउंड्स किस तरह से बन रहे थे, ये पोजीशन की वजह से बन रहे थे कि हम 1 पर क्लोरीन के एटम को लगा रहे हैं या फिर 2 पर अटैच कर रहे हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से भी अलग अलग तरह के आइसोमर्स बनते हैं जिन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। अब इसमें भी एग्जांपल है, जैसे 1 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, ये दोनों ब्यूटीन के एग्जांपल्स हैं। अब ब्यूटीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से ये 2 कंपाउंड्स बने हैं और इन दोनों को हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट है पेंटेन, पेंटीन है। पेंटीन में भी 1 पेंटीन 2 पेंटीन आ सकता है, मतलब कि 5 कार्बन वाला जो अल्कीन है वो पेंटीन होगा। तो ये भी 2 एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद अगर क्लोरो को हम देखें, मतलब कि अगर हेलोजन के एटम को देखें तो हेलोजन का एटम एक फंक्शनल ग्रुप है और ये इससे भी हम 2 पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 1 पर ये लगा हुआ है क्लोरीन तो इसे हम 1 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे, और अगर 2 पर क्लोरीन लगा है तो हम इसे 2 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। तो ये इन दोनों का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो वो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जस्ट इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से 2 अलग कंपाउंड्स बन चुके हैं और ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से यहाँ पर ब्यूटेन को अगर आप ब्यूटीन को देखें तो यहाँ पर अगर ये सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, ये फर्स्ट वाली पोजीशन है और ये सेकंड वाली पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसे हम 2 ब्यूटीन कहते हैं, और अगर ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर देखें, यहाँ से काउंटिंग होगी तो ये फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसे हम 1 ब्यूटीन कहते हैं, और ये ब्यूटीन है, ब्यूटेन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ब्यूटीन के पोजीशन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी वजह 2 कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, मतलब कि दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर भी सेम होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनके अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, हमने फंक्शनल ग्रुप सारे पढ़े थे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, फिनोल है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से अगर कोई आइसोमेरिज्म अराइज हो रही है तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। तो इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। ये मिस्टेक है यहाँ पर, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, ये किसका एग्जांपल है, ये पोजीशन ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो OH का ग्रुप होगा वो अलग अलग जगह पर मौजूद होगा। अगर OH का ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद है तो ये 1 प्रोपेनॉल होगा, और अगर ये 2 पर मौजूद है तो फिर ये 2 प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि अल्कोहल के पोजीशन आइसोमर्स हैं। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे बनते हैं, यहाँ पर इथॉक्सी इथेन, मतलब कि ब्यूटेनॉल एंड इथॉक्सी इथेन, हमेशा 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं आपस में, अगर उनका आप फंक्शनल ग्रुप चेंज भी कर देंगे तो भी उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहता है।
इनके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं, एक है अल्कोहल और ईथर। ये अल्कोहल और ईथर ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं। अगर आप इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर इन दोनों को देखेंगे तो ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसके अंदर भी 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन है, और अल्कोहल के अंदर भी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से, और एक इसमें ऑक्सीजन है और इसमें भी एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जस्ट इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस है। तो अगर आप सेम कार्बन वाले एक जो है वो अल्कोहल लेंगे और दूसरा आपके ईथर लेंगे तो वो दोनों सेम ही होंगे। अगर उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ब्यूटेनॉल ले रहे हैं और यहाँ पर आप इथॉक्सी इथेन ले रहे हैं तो ये दोनों, इनका भी अगर नंबर ऑफ कार्बन ये सभी सेम होंगे और ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से अल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भी आपस में आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये आपके पास एग्जांपल है जिसमें प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन है। यहाँ पर प्रोपेनल ये 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है और ये आपके पास 3 कार्बन वाला प्रोपेनोन जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं, और ये 3 कार्बन वाला कीटोन है। इनके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन मौजूद हैं और 3 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पर भी 3 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, मतलब कि दोनों का जो फार्मूला होगा वो सेम होगा। अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला होगा C3H6O, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होगा और इन दोनों का ये फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा। जस्ट इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अल्डिहाइड मौजूद है और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन मौजूद है। दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन उन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। और याद रहे ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जो इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से वो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मतलब कि इनके अंदर क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से 2 अलग कंपाउंड्स बनते हैं और वो दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स आपको दिखाए गए हैं और ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं। अब सबसे पहले ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये कभी कभी ट्रांसफ़र कर जाता है इस अमाइनो ग्रुप के पास। तो यहाँ पर ये NH2, यहाँ पर ये NH2 था लेकिन यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, मतलब कि प्रोटॉन आ गया तो फिर ये NH3+ बन जाएगा। यहाँ पर जो है ये NH3 3 हाइड्रोजन हो चुके हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेशन करेगा तो यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये दूसरा स्ट्रक्चर इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई है और ये कभी कभी दोबारा से ये प्रोटॉन अगर वापसी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर ये दोबारा से अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 2 अलग अलग फॉर्म जो हैं ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स कहलाते हैं। ये आपके बुक के अंदर नहीं है लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। उसके बाद मेटामेरिज्म है और मेटामेरिज्म 2 ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एग्जिबिट करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। मतलब कि एक फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके दोनों तरफ दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे। अल्काइल ग्रुप को हम R से शो करते हैं और इन अल्काइल ग्रुप की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अनइक्वल होगी। तो इस तरह से 2 अगर कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके अंदर अल्काइल ग्रुप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। कार्बन भी सेम होंगे, जितने कार्बन एक मॉलिक्यूल के अंदर है दूसरे में भी उतने ही कार्बन होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, जस्ट अल्काइल ग्रुप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगी। तो ये दोनों मेटामर्स कहलाते हैं। अब मेटामर्स जो है वो कीटोन के भी बनते हैं, ईथर के भी बनते हैं। यहाँ पर आपके पास ईथर के जो है वो दिखाए गए हैं। अब ईथर के अंदर किस तरह से मेटामर्स बनते हैं, आप अगर यहाँ पर देखें तो ये ऑक्सीजन है और इसके दोनों तरफ यहाँ पर ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है जिसे उसे हम प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर कहलाता है ये कंपाउंड। अब अगर आप इसको आयुपैक नेमिंग के अंदर तो ये होगा मिथॉक्सीप्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सीप्रोपेन। लेकिन अगर आप दूसरे कंपाउंड को देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पर इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड पे भी 2 कार्बन, मतलब कि ये इथाइल ग्रुप और ये भी इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है, यहाँ पर एक साइड पे 3 कार्बन और दूसरी साइड पे 1 कार्बन, यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन है और यहाँ पर भी टोटल 4 कार्बन है। तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, मतलब कि दोनों साइड पर इथाइल है और ये खुद ईथर, डाई इथाइल ईथर। अगर आप इसका
नाम आईयूपैक के अंदर देखेंगे तो ये होगा इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स इसलिए है क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो इसका होगा C4H10O, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होगा C4H10O, और यहाँ पर भी इसका होगा C4H10O। लेकिन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस ऑक्सीजन के आसपास, कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अल्काइल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट। तो ये मेटामर्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कायरल सेंटर एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और कायरल सेंटर क्या होता है, ये दो टर्म्स हैं जिनको हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम आगे आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। कायरल सेंटर क्या है? कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन है जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। मतलब कि एक कार्बन होगा जिसके आसपास 4 अलग अलग, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। कहीं से भी सेम जो है वो ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पर सेम जो है वो एक कार्बन या फिर मिथाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये आपके पास कायरल सेंटर कहलाता है, जिस कार्बन के आसपास चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो और लीडिंग टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो इसकी वजह से एक तरह के आइसोमर्स बनते हैं जिन्हें हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। और इनेंशियोमर्स एक तरह के ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। अब ये मिरर इमेजेस होते हैं मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप मिरर के अंदर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे आपको। तो ये इनेंशियोमर्स कहलाते हैं और इनको हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप कायरल सेंटर का एक एग्जांपल देख लें। कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन क्या होता है। यहाँ पर ये बीच वाला जो कार्बन है इसके अंदर ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी ये कायरल कार्बन है। ये दो कंपाउंड हैं, एक है अमाइनो एसिड और दूसरा है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है और ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के अंदर बीच वाला जो कार्बन है इसमें देखें कि एक साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, तीसरे साइड पे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और चौथे साइड पे अमाइनो ग्रुप है। मतलब कि चारों साइड पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी ये कार्बन बीच वाला है जिसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ से OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एक तरफ से हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मतलब कि चारों साइड पे अलग अलग ग्रुप मौजूद हैं। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के अंदर एक एक कायरल कार्बन मौजूद है। अगर किसी एक साइड पे भी अगर सेम ग्रुप आ जाता, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये दोनों सेम होते और ये आपके पास कायरल कार्बन नहीं रहता। अब इस कायरल कार्बन की वजह से एक खास तरह की प्रॉपर्टी आती है जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ कायरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो देखें, एक जब भी लाइट किसी कंपाउंड पे पड़ती है तो वो कंपाउंड जो है उसको लाइट को पोलराइज कर सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को पोलराइज करते हैं, और लाइट को पोलराइज करने का मतलब ये है कि एक, अगर आप लाइट को देखेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसमें जो है वो दो फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आपस में 90 के एंगल पे होते हैं। लेकिन जब लाइट पोलराइज हो जाती है तो वो सिर्फ एक ही प्लेन पे आ जाती है। वो दोनों फील्ड्स जो है वो एक ही प्लेन पे आ जाती है, और यहाँ पर 90 के एंगल पे दूसरी फील्ड नहीं होती। तो ये आपके पास जो है ये पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। और ये पोलराइज्ड लाइट जो है ये जब भी यहाँ से गुजरती है, इस मतलब कंपाउंड की, ऐसा कंपाउंड जो कायरल कंपाउंड है, उस कायरल कंपाउंड से अगर ये लाइट गुजरती है तो फिर वो लाइट रोटेट हो जाती है। उस लाइट को वो कंपाउंड रोटेट करता है, और रोटेट जो है वो दो तरह से कर सकता है। या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा या फिर उसको क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करवाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करवाएगा। तो इस तरह से वो रोटेट करवा सकता है। तो ये आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। और जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है वो कायरल कंपाउंड होता है, मतलब कि कायरल कार्बन के साथ होता है, और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह के कंपाउंड्स आते हैं, मतलब कि दोनों कंपाउंड अलग अलग तरह से वो लाइट को रोटेट कर। अगर कोई कंपाउंड है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ऐसा मतलब कि ऐसा इनेंशियोमर या ऐसा आइसोमर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करवाता है। लेकिन अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करवा रहा है तो फिर उसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं, और ये लेवो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं। अब अगर दो आइसोमर्स हैं जो कायरल कंपाउंड कायरल कार्बन के साथ हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, एक जो है उसमें वो प्लस होगा और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब कि क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा, और दूसरा कंपाउंड वो एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये एक अगर प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, एक अगर डी होगा तो दूसरा एल कहलाएगा, और ये दोनों अपोजिट में लाइट को रोटेट करवाएंगे। तो ठीक है, तो ये इस तरह। नेक्स्ट है रेसिमिक मिक्सचर।
रेसिमिक मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मिक्सचर होता है दो कंपाउंड्स का जहाँ पर हम दो एनेंशियोमर्स को, मतलब कि दो ऑप्टिकल आइसोमर्स को, एनेंशियोमर एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर्स ही हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होते हैं। दो एनेंशियोमर या दो ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इक्वोमोलर मिक्सचर बनाते हैं, मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिनमें दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, दोनों का सेम अमाउंट हम एक मिक्सचर के अंदर डालते हैं। और ये दोनों अपोजिट आइसोमर्स हैं, एक अगर डी आइसोमर है तो दूसरा एल आइसोमर है, अगर एक जो है वो प्लस आइसोमर है तो दूसरा माइनस आइसोमर्स होगा, मतलब कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। तो अगर ये दो आइसोमर्स हम सेम अमाउंट के अंदर एक कंपाउंड के अंदर डाल रहे हैं तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता, उसके अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक जो है वो कंपाउंड लाइट को वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है तो दूसरा उसी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है। तो दूसरा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है और दोनों की जो रोटेशन है वो ख़त्म हो जाती है और वो एक दूसरे को अपोज कर देती है, और इस वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता और वो उन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा। तो उस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं, और ये रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनके अंदर एक कायरल कार्बन मौजूद होगा और ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। सारे एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। देखें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर देखा था कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनके अंदर जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, लेकिन उनके अंदर सिर्फ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वो डिफरेंट तरह से रोटेट करवाते हैं, इसीलिए हम उनको अलग अलग तरह से दो आइसोमर्स उनके बनाते हैं। अब इसमें टाइप्स आते हैं इनके अंदर, जैसे डी आइसोमर्स है और एल आइसोमर्स है। डी आइसोमर को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और एल आइसोमर को हम लेवो रोटेटरी कहते हैं, और ये दोनों अलग अलग तरह से प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करवाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो क्लॉकवाइज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करवाएगा उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं, और उसे हम एल आइसोमर कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, और ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। एनेंशियोमर्स को हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस कहते हैं। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे होंगे और मिरर इमेजेस कैसे होंगे, इसको आप यहाँ पर देखें। मिरर इमेजेस का मतलब ये है कि अगर हम एक चीज़ को हम यहाँ पर रखें और बीच में मिरर रख दें तो यहाँ पर जो कंपाउंड दिखेगा और ये दूसरा कंपाउंड बिल्कुल उसका मिरर इमेज होगा, मतलब कि मिरर में जिस तरह से उसका इमेज दिखता है वैसे ही होगा। यहाँ पर देखें कि ये आर ग्रुप जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है, तो दूसरे मिरर में यहाँ पर ये राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और यहाँ पर राइट साइड पे है। अगर यहाँ पर आप देखें कि ये इस कंपाउंड की जो एच ग्रुप है, ये एच ग्रुप लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो दूसरे कंपाउंड का जो एच ग्रुप है ये राइट साइड पे मौजूद है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ये आपके पास बीच में मिरर है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मिरर इमेजेस हैं, इसीलिए हम इसको इस अमाइनो एसिड को एल अमाइनो एसिड कहते हैं और इसको डी अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये जो है वो लेवो रोटेटरी होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो इस तरह से ये दोनों अपोजिट में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करवाएंगे, तो ये दोनों मिरर इमेजेस कहलाते हैं। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि अगर हम इस अमाइनो एसिड को उठाकर इस अमाइनो एसिड के ऊपर रख दें तो यहाँ पर ये उसको जो है वो कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो आर है ये आर आ जाएगा इस एच पर, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर हम रखने जा रहे हैं तो ये आर इस एच पर आ जाएगा और ये एच जो है इस आर पर आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पर सेम टाइप का कंपाउंड होगा तो उसके ऊपर अगर हम रखेंगे एच एच पर आएगा, आर आर पर आएगा, तो फिर वो कम्प्लीटली सुपर इम्पोज हो सकता है। लेकिन ये जो मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसी तरह से यहाँ पर ये ग्लिसरल डिहाइड के भी दो आइसोमर्स हैं और ये दोनों एनेंशियोमर हैं। यहाँ पर ये प्लस आइसोमर है और ये माइनस आइसोमर है, मतलब कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लेवो रोटेटरी है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, कायरल कार्बन, इसके यहाँ पर जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर CH2OH ग्रुप है, यहाँ पर ये OH है और ये H है। ठीक है, तो ये एक कायरल कार्बन है बीच वाला।
अब इसमें आप देखें तो ये इसके जो है वो मिरर इमेजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर OH जो है ये राइट साइड पे, तो यहाँ पर जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और यहाँ पर H जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर H राइट साइड पे, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के भी दो आपके पास आइसोमर्स आ जाते हैं। इसी तरह से लैक्टिक एसिड के अंदर भी डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड आते हैं। डी लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लेवो रोटेटरी है। इसमें यहाँ पर जो है वो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, साथ में H एंड OH ग्रुप मौजूद होते हैं। अब इसमें भी आप देखें कि अपोजिट साइड पे जो है वो H और OH ग्रुप मौजूद हैं, तो ये भी एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। तो आइसोमर्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एटम्स की कनेक्टिविटी, मतलब कि इसमें जो एटम्स का स्ट्रक्चर होगा, एटम की कनेक्टिविटी होगी वो सेम होगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 3D स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से मतलब कि सेम ही एटम पर दो अलग अलग मतलब कि अलग अलग टाइप के जो ग्रुप हैं वो अटैच होंगे, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस आ जाता है 3D स्पेस के अंदर। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। अब इसमें दो टाइप के आइसोमर आते हैं, एक है सिस और दूसरा है ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। और ये आइसोमरिज्म जो है ये डबल बॉन्ड के आसपास जो रोटेशन है कार्बन की या ग्रुप्स की, अब ये ग्रुप जो है ये अगर रोटेट कर सकते हैं, ये ऊपर जा सकता है और ये नीचे आ सकता है, इसका मतलब है ये रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो फिर ये रोटेट नहीं कर सकते, और जब सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो फिर ये रोटेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है वो क्लोरीन है, तो ये रोटेट कर सकते हैं, क्लोरीन ऊपर जा सकता है, हाइड्रोजन नीचे आ सकता है। लेकिन जब यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो फिर ये रोटेट नहीं कर सकते, ये यहाँ पर रुक जाते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन ऊपर ही रहता है और ये क्लोरीन नीचे ही रहता है। तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है और उसकी वजह से रोटेशन जो है वो रुक गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इस वजह से दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं सिस आइसोमर। सिस आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है वो दोनों एक ही साइड पे मौजूद होते हैं, कंपाउंड के एक ही साइड पे वो दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं, तो ये सिस आइसोमर होता है। और ट्रांस आइसोमर वो होता है जिसमें सेम ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड्स पे मौजूद होते हैं, मतलब कि यही दो क्लोरीन जो है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे मतलब कि अलग अलग साइड पे मौजूद हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाता है। अब यहाँ पर ये ब्यूटीन है और ब्यूटीन के अंदर, ट्रू ब्यूटीन के अंदर भी ये सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो है वो ये ब्यूटीन है कि जिसमें आप 4 जो है वो कार्बन देख रहे हैं, और यहाँ पर भी ये ब्यूटीन है जिसमें आप 4 जो है वो कार्बन देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें भी हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें भी हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप सिर्फ एक ही साइड पे मौजूद हैं, और ये आपके पास ये सिस टू ब्यूटीन है, दोनों जो है वो टू ब्यूटीन है, लेकिन इसको हम सिस टू ब्यूटीन कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो मिथाइल ग्रुप है दोनों एक साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है तो दोनों अपोजिट साइड पे मौजूद हैं, इसीलिए हम इसको ट्रांस टू ब्यूटीन कहते हैं। और ये दोनों इस डबल बॉन्ड की जो रोटेशन रोकने की वजह से, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये दोनों हुए हैं। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आइसोमेरिज्म के कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।